मीडियन वाला पार्ट तुम्हारा यहाँ तक हो गया था। अपन ने नोट डाउन कर लिया था इधर तक कि एक डिस्क्रीट सीरीज में अपने पास कैसे मीडियन निकलेगा, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकलेगा और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। इसका अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लिया था कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज, फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लिए थे अपन ने 4, जिसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है वो तुम्हारा एक क्लासिकल पॉइंट था, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में जब 2-2 आ जाए तब तो थोड़ा सा और ध्यान रखना है। तो अब तुम्हारे पास मीडियन में एक सेकंड स्टेप आ रहा है कि हमें मीडियन नहीं निकालना, हमें क्या निकालनी है, पार्टिशनल वैल्यूज। एक्चुअल में जो पार्टिशनल वैल्यूज होती है ना, ये क्या करती हैं, अपनी पूरी की पूरी सीरीज को ना कुछ हिस्सों में बांट देती हैं। पार्टिशनल वैल्यूज इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी पूरी सीरीज को कुछ हिस्सों में बांट देंगे। अब वो कैसे, तो यहां पे नई नोटिंग कर लो, स्टार्ट। टॉपिक नंबर 2, पार्टिशनल वैल्यूज। तो पार्टिशनल वैल्यू का सबसे पहले देखो कि मीनिंग क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू मोर देन 2 पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टिशनल वैल्यू। ठीक है, ब्रॉडली द पार्टीशन वैल्यूज आर एस्टिमेटेड एज क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। फॉलोइंग इज देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो पार्टीशनल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो वैल्यू जो हमारी पूरी सीरीज को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में बांट देगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज। एंड इसके कितने टाइप होते हैं, 3। पहला क्वार्टाइल, दूसरा डिसाइल और तीसरा परसेंटाइल। ठीक है, तो जो पार्टीशनल वैल्यूज है इनके मीनिंग में हम लोग लिखेंगे एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। दैट वैल्यू कॉमा डिवाइड आर सीरीज इनटू मोर देन मतलब ग्रेटर देन 2 पार्ट्स। वो वैल्यू जो हमारी सीरीज को डिवाइड कर देगी किसमें, 2 से ज्यादा हिस्सों में, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिशनल वैल्यूज। तो ये पार्टिशनल वैल्यूज में हमारे पास कौन कौन सी पार्टिशनल वैल्यूज है, एक तो क्वार्टाइल, दूसरा डिसाइल और तीसरा परसेंटाइल। ठीक है, हमारे पास हिंदुस्तान में कुछ एजुकेशनल बोर्ड्स हैं जो अपने बच्चों की परसेंटेज नहीं निकालते, परसेंटाइल निकालते हैं। और तुम्हें पता है परसेंटेज में और परसेंटाइल में फर्क होता है, परसेंटेज में और परसेंटाइल में फर्क होता है। तुम लोग अपने मार्क्स की क्या निकालते हो, जब अपने रिलेटिव्स को बताते हो तो परसेंटेज निकालते हो, बट एक्चुअल में परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों अलग अलग है। तो आज परसेंटाइल निकालना सीखोगे। जो अपने पास क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल कितने हिस्सों में बांट देता है अपनी सीरीज को, 4 हिस्सों में। डिसाइल कितने हिस्सों में बांट देता है, 10 हिस्सों में। परसेंटाइल कितने हिस्सों में बांट देते हैं, 100 हिस्सों में। ठीक है, अब वो कैसे, तो हमारे पास मान लो कि ये एक सीरीज है जिसमें जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कितनी वैल्यूज हो सकती है ना, उसको अपन ने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। मैंने तुम्हें कुछ नंबर दिए और वो नंबर तुम्हारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तुमने सब नंबर को क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में सेट। मान लो कि मैंने तुम्हें कोई 500, 400, 200, 300 जितनी भी अपनी माइंड में इमेजिनेशन करनी है कर लो, कि वो नंबर दिए अलग अलग लिख दिए रैंडमली, तुमने उसको सबको छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया, सेट कर लिया। ठीक है, अब उसका अगर मीडियन निकाल लिया ना तुम लोगों ने, अगर मीडियन निकाला तो उसने एक नंबर ने तुम्हारी वैल्यू, एक मीडियन की जो वैल्यू है उसने तुम्हारी सीरीज को कितने हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, 2। तो जो मीडियन होता है वो तुम्हारी सीरीज को कितने हिस्सों में बांट देता है, 2। ठीक है, अब यहां पे एक सिंपल सी बात समझना कि अगर मैं तुम्हें एक केक दूं, उसके ऊपर तुम्हें एक कट लगाना हो, केक कितने हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में बट गया ना। किसी भी चीज के ऊपर अगर एक कट लगाओगे तो वो 2 हिस्सों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो केक हाफ हाफ हो गया, अब उसके ऊपर 2 कट और लगाओ, 4 हिस्सों में कट हो गया। तुमने टोटल कट कितने लगाए,
3, एक पहले और 2 बाद में, 3 कट लगा के केक कितने में कन्वर्ट हो गया? 4 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब यहां पे कंडीशन क्या है कि एक कट मतलब आस पास 7 केस रख के अगर तुम लोग केक को हाफ जोड़ के दोबारा से पूरा करके फिर एक कट लगाते, फिर तो 2 कट से कितने में बढ़ जाता? 4 में। तो ऐसे नहीं करना, अलग अलग केक के ऊपर जो हिस्से होते जा रहे हैं उसके ऊपर अलग अलग क्या लगाने हैं? कट लगाने हैं। तो जो मीडियन होता है ये पूरी की पूरी सीरीज को अपने पास एक तरीके से क्या समझ लो? केक समझ लो। इसके ऊपर जो पहला कट लगता है उसका नाम क्या है? मीडियन। उसने हमारे कट केक को कितने हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया? 2। तो मीडियन मतलब बिल्कुल सेंटर में कट लगाना। अगर तुमने मीडियन की वैल्यू ढूंढी है ना, एक सीरीज में तुम्हारे पास 0 से लेके इंफिनिटी तक नंबर है, तुमने एक बीच का नंबर ढूंढ लिया, तो उस बीच के नंबर ने तुम्हारी सीरीज को कितने हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया? 2 हिस्सों में। तो मीडियन में तुम्हारे पास ये जो इधर वाला केक का हिस्सा है वो कितने परसेंट है? 50%। बाकी वाला हिस्सा भी कितने परसेंट है? 50% है। क्लियर? बट तुम्हारे पास इसी सीरीज में तुम लोग क्वार्टाइल भी ढूंढ सकते हो। क्या चीज? क्वार्टाइल भी। क्वार्टाइल मतलब तुम्हारे केक को कितने हिस्सों में बांटना है? 4। 4 में क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। ठीक है। अब तुम्हारे पास ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास ना एक गोल नहीं, एक रेक्टेंगुलर चॉकलेट बार टाइप केक पड़ा है। कैसे? चॉकलेट बार टाइप, और वो अपनी एलईडी के जैसे चौड़ा ज्यादा है, लंबा कम है। ठीक है। इसको तुमने एक सिरे से काटना स्टार्ट करना है। तुमने पहला कट लगाया क्वार्टाइल 1, बराबर बराबर 3 कट लगाने हैं। ठीक है। पहला कट लगाया तो अब केक की हालत क्या हुई? 25% एक साइड हो गया और 75% एक साइड हो गया। दूसरा कट लगाया उसके ऊपर क्वार्टाइल 2, अब 25-25 के 2 टुकड़े एक साइड, 50 का एक साइड। फिर तीसरा कट और लगाया, अब 25-25-25 के 3 अलग साइड और एक 25 का अलग साइड। ठीक है। जब तुम लोग उसके ऊपर 3 कट लगा दोगे तो पूरी सीरीज और पूरा केक कितने हिस्सों में बट गया? 4 हिस्सों में। तो सब में बताओ कि अगर तुमने ये जो कट है इस हिसाब से लगाया कि बराबर बराबर केक आए, तो जो पहला कट लगाया कितना केक बचा होगा? 25। दूसरे के ऊपर भी 25 और, तो केक के हिसाब से जो हमारी सीरीज है किस हिसाब से बटेगी पता लगा? अब यहां पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जी तुमने अब इस सीरीज में या इस केक में 100 हिस्सों में बांटना है, वही चॉकलेट बार के जैसा केक है उसको 100 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, कितने कट लगेंगे? 99। एक कम लगेगा। एक कम क्यों लगेगा? हमेशा 9 कट लगा दो तो केक 10 हिस्सों में बट गया, 3 लगा दो तो 4 में बट गया, 1 लगा दो तो 2 में बट गया, और अगर 99 लगाओगे तो 100 में बट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लास्ट वाला कट लगाओगे तो जो बचा है वो बिना कट के ही बच जाएगा। यहां पे तुम्हें केक के कितने हिस्से करने थे? क्वार्टाइल में 4 करने थे। तुम्हें पहला कट लगाया, एक टुकड़ा अलग हो गया, बाकी अलग हो गया। फिर दूसरा लगाया, एक अलग हो गया। जब तीसरा कट लगाओगे तो तुमने वो तीसरा हिस्सा ये निकालने के लिए, ये बराबर निकालने के लिए करा था, बट तीसरा कट लगाते ही ये भी अपने आप क्या बच गया? बराबर। तो हमेशा एक कट कम लगाना पड़ता है। ये चीज क्लियर हुई? अगर डिसाइल हुआ तो बताओ कितने कट लगाने हैं? 9। डिसाइल मतलब अब तुम्हारे पास फिर वही केक है और इसके ऊपर अपन ने अब 10 हिस्से करने हैं। इसके 10 हिस्से करना मतलब पहला कट लगाओगे उसको बोलते हैं डिसाइल 1, फिर डिसाइल 2, फिर डिसाइल 3, फिर डिसाइल 4, फिर डिसाइल 5, डिसाइल 6, डिसाइल 7, डिसाइल 8, डिसाइल 9। ये अपने पास कौन सा बच गया? बट उसके लिए कट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जो पार्टीशनल वैल्यूज होती हैं ये अपनी सीरीज को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में बांट देती हैं। मीडियन कितने हिस्सों में बांट देता है अपनी सीरीज को? 2। कट 1 लगाना है बट हिस्से हो जाएंगे 2। एंड डिसाइल क्वार्टाइल में 3 निकलेंगे, 3 कट Q1, Q2, Q3। ठीक है। एंड हिस्से कितने हो जाएंगे? 4। सबका पोर्शन कितने परसेंट होगा? 25% होगा। और अगर डिसाइल है तो मतलब कितने हिस्से बनाने सीरीज के? 10 है तो डिसाइल कितने लगेंगे, मतलब कट कितने लगेंगे? 9। D1 से लेके D9 तक सब केक के टुकड़ों का प्रोपोर्शन कितना होगा?
10-10%, ठीक है। एंड परसेंटाइल में अब उसी बार वाले केक को 100 हिस्सों में बांटना है। अब P1 से लेके P99 तक निकलेंगे एंड हर एक वैल्यू या हर एक टुकड़ा ऑफ सीरीज कितना रिप्रेजेंट करेगा 1% को, ठीक है। सो ये हुआ जी हमारे पास परसेंटाइल का या क्वार्टाइल डिसाइड का मतलब। तो पहले पार्टिशनल वैल्यूज का मीनिंग क्लियर हुआ। अब वो बात स्टार्ट करता है क्वार्टाइल की। तो देखो क्वार्टाइल वाले पैरा में क्या लिखा हुआ है, कुछ कीवर्ड्स। अब ये वाली वैल्यूज अपन ने पहले ज्यादा डीपली नहीं पढ़ी हुई है, तो मैं ये वाली क्लास एक तरीके से टेस्ट हमारा आज तभी अवॉइड करें कि ये क्लास थोड़ा सा डीप में हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वार्टाइल का मीनिंग देखोगे, इफ ए स्टैटिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वर्ड अंडरलाइन करो 4 इक्वल पार्ट्स। अगर तुम्हें एक स्टैटिकल सीरीज को या केक को कितने हिस्सों में बांटना है, 4 इक्वल पार्ट्स में, एंड द एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वार्टाइल, ठीक है। अब एक कट लगाने के बाद जो भी बचता जाएगा उसको तुम लोग क्या बोलोगे, क्वार्टाइल, ठीक है। सो इट इज रिटन एज क्यू। क्वार्टाइल को हम लोग क्या लिखते हैं, इन शॉर्ट में क्यू लिखते हैं। द फर्स्ट क्वार्टाइल और Q1 इज ऑल्सो नोन एज लोअर क्वार्टाइल। Q1 को कौन सा क्वार्टाइल बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल, मतलब जो सबसे पहला कट लगा है उसको अपन ने बोलना है लोअर क्वार्टाइल। एंड दूसरा द सेकंड क्वार्टाइल इज द नोन एज द मीडियन। सेकंड क्वार्टाइल मीडियन के जैसे क्यों है, क्योंकि अगर मान लो कि सेकंड क्वार्टाइल लगा देना तो ये अपने केक को कितने हिस्सों में बांट देगा। चेक करके देखो कि अगर अपन Q2 लगा दें तो अपने केक के 2 हिस्से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर बाद में Q1 लगा देना, Q3 लगा देना, तो Q2 जो है वो डिट्टो मीडियन का काम करता है। बिल्कुल जी, समझ गए। तो इसको अंडरलाइन करो स्पेसिफिकली, Q2 इज द सेम एज मीडियन, Q2 इज द सेम एज मीडियन। एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज अपर क्वार्टाइल। एंड थर्ड क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल। Q4 के बारे में बात ही नहीं करी, क्यों, अपने आप रिमेनिंग बच जाएगा वो। उसके बाद है तुम्हारे पास जैसे ये बॉक्स दिया हुआ है, डिड यू नो, पढ़ के देखियो कि क्या इससे समझ आती बातें। द फर्स्ट क्वार्टाइल इज लोअर क्वार्टाइल हैज 25% ऑफ द आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट एंड 75% ऑफ द आइटम अबव इट। पहला क्वार्टाइल में 25% आइटम एक साइड हो जाती है, 75% एक साइड रह जाती है। जब दूसरा क्वार्टाइल लगेगा तो 50-50 हो जाएगा, एंड तीसरा क्वार्टाइल लगेगा तो 75 एक साइड और 25 एक साइड होगी। क्लियर। तो जब तुम लोग तीसरा चक्कू चलाओगे तो चक्कू के इधर वाली साइड 75% एंड 25% उधर वाली साइड हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात। तो यहां पे तुम्हारा जो क्वार्टाइल का मीनिंग है होता है पूरा। अब बात करते हैं कि क्वार्टाइल जो है वो आपने कैलकुलेट कैसे करना है। क्वार्टाइल कैलकुलेट करना होता है इंडिविजुअल और सीरीज में एक अलग तरीके से एंड कॉन्टिन्यूस में अलग तरीके में, ठीक है। तो आपको टोटल कितने क्वार्टाइल निकालने पड़ सकते हैं, 3, Q1, Q2, Q3। Q1 निकालने का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2 नहीं करना, कितना करना है, 4 करना। उस 4 को सर्कल कर लो, बस यहीं पे गेम चेंज होती जाएगी। फॉर्मूला सबका ऑलमोस्ट सेम है। क्वार्टाइल में क्योंकि 4 बराबर हिस्से करने हैं तो n+1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 4। डिसाइल में 10 एंड परसेंटाइल में 100, सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला है जो उधर था, बट अब n/4 हो जाएगा। वो याद है, L+n/2 - CF अपॉन में F इंटू इंटरवल, डिट्टो वही फॉर्मूला है। बस तुम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूस सीरीज है, उस इंडिविजुअल और डिस्क्रीट उसमें एक फॉर्मूला अलग है, इसमें वो बड़े वाला फॉर्मूला लग रहा है। उसका डिसाइल की बात कर रहे हैं। तो जो डिसाइल का मीनिंग है उसका जो डिसाइल लिखा हो ना उसको बॉक्स में कर लो, सो दैट पता लगे कि यहाँ पे एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूला में उसके नीचे डिसाइल लिखा हुआ है, उसको बॉक्स में कर लोगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अब देखो कि क्वार्टाइल अपन ने थ्योरी में पढ़ लिया, पहले थ्योरी वाला कवर अप कर लेते हैं, डिसाइल का मीनिंग देखते हैं क्या है। डिसाइल डिस्ट्रीब्यूट द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, वर्ड अंडरलाइन करो 10 इक्वल पार्ट्स। ये जो डिसाइल होते हैं ये टोटल 9 डिसाइल होते हैं और तुम्हारी सीरीज को 10 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। मतलब तुम्हारा जो केक है कितने हिस्सों में कट गया, वो 10। फिर है जी एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज डी, उसको क्यों बोलते थे तो इसको क्या बोलना है, डी बोलना है वैसे ही। अकॉर्डिंगली वी हैव 9 डिसाइल। अब ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने डिसाइल निकलेंगे, 9। 10 क्यों नहीं निकलते, 10वां तो अपने आप बच जाएगा। सो दीज आर एस्टिमेटेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सीरीज एज अंडर। इनको कैलकुलेट करना हो अगर किसी सीरीज में तो 2 अलग अलग मेथड है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में अलग है और कॉन्टिन्यूस में बड़े वाला मेथड। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में देखो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइज ऑफ n+1 अपॉन में 10, यहां पे 10 को सर्कल कर लो। तुम्हें जो डिसाइल निकालना है n+1 डिवाइड बाय 10 को उससे मल्टीप्लाई कर दो। डिसाइल 1 निकालना है तो इसको 1 से, 2 निकालना है तो 2 से, 3 निकालना है तो 3 से, 4 निकालना है तो 4 से, 5 निकालना है तो 5 से।
वैसे करते जाओ। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फ्रैक्शन बड़े बार आएगा, उस फ्रैक्शन को सॉल्व करना सिखाना है मैंने तुम्हें। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ n डिवाइड बाय 10 इनटू, अब यहां पे वो बड़े वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ किसके टाइम पे, क्वार्टाइल के टाइम पे। तो यहां पे जो डिसाइल है, सॉरी हाँ, सो ऊपर वाला देख लिया मैंने, वो n बाय 10, पहले साइज बाय n बाय 10 करके देख लो, फिर उसके बाद तुम्हारे पास वो बड़े वाला फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या करते जाओगे, वो n बाय 10 को बस उल्टे उतने से क्या करते जाना है, डिसाइल से मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर जी परसेंटाइल, अब इस परसेंटाइल को भी बॉक्स में करो, परसेंटाइल को बॉक्स में करके इसको पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये अपने सीरीज को कितने हिस्सों में बांटता है। परसेंटाइल डिवाइड द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज p. There are 99 percentiles in a series ranging from the p1 to p99. Obviously p50 would be the median of the series as it is the centrally located value in the series. Likewise p25 is the same as quartile 1 and p75 is the same as quartile 3 of the series. If a student of तुम्हारे पास वो एग्जाम्पल दिया, उसको कर दोगे इग्नोर। उसके बाद परसेंटाइल अगर इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में निकालने तो फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 100। अब 100 मल्टीप्लाई डिवाइड में जो है उसको सर्कल कर लो। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज में फिर वही बड़े वाला फॉर्मूला n बाई 100 हो गया यहाँ पे। और उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं कि हमें यहाँ पे आप लोग अलग अलग क्या निकाल के दिखाओ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ना हमें अगर चाहे क्वार्टल की बात करें चाहे परसेंटाइल की, कुछ फॉर्मूलाज और कुछ चीजें करनी है। अब क्या करते हैं, इसका एक समरी चार्ट बना लेते हैं कि भाई एक पेज में हमारे पास हमें दोबारा से इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल को देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक 4 इक्वल कॉलम बना लो। यहां पे लिखोगे क्वार्टाइल, यहां पे डिसाइल, एंड इधर परसेंटाइल। इधर जो अपना मैटर है कि जी किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं वो दिया उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पार्टीशन ऑफ सीरीज। ये जो वैल्यू है ये हमारे केक को या हमारी सीरीज को कितने कितने इक्वल हिस्सों में बांटते हैं। क्वार्टल कितने हिस्सों में, 4 इक्वल पार्ट्स में। डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में। एंड परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की। इसकी एब्रीविएशन क्या है, एब्रीविएशन का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल लिखते टाइम क्या हम लोग इनको पूरा पूरा नाम लिख सकते हैं, छोटे नाम लिख सकते हैं, इनके छोटे नाम लिख सकते हैं। क्वार्टाइल का, डिसाइल का डी, एंड परसेंटाइल का पी। ठीक है, फिर आता है कि ये कितने कितने होते हैं। वैल्यू की रेंज कहां से होती है। क्वार्टाइल कितने कैलकुलेट करने होते हैं, 3। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। डिसाइल D1 से लेके D2 आगे चलते जाएंगे और कहां तक, D9 तक। परसेंटाइल P1 P2 चलते जाएंगे कहां तक, P99 तक। इसके बाद कुछ मीडियन इक्वल टू, कौन सी वैल्यू मीडियन के इक्वलेंट होती है, क्वार्टाइल में Q2 इक्वल टू मीडियन, यहां पे D5 इक्वल टू मीडियन, इधर P50 इक्वल टू मीडियन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वार्टाइल इक्वलेंट की। ये तो खुद ही क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल क्वार्टाइल के बराबर क्या होगा, क्या डिसाइल क्वार्टाइल के बराबर हो सकता है।
D1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू M। यहां पे P25 किसकी इक्वलेंट होगा, क्वार्टाइल 1 के, P50 Q2 के भी और M के भी, एंड P75 Q3 के। वो मीडियन के इक्वलेंट भी हो सकते हैं, बट मीडियन वाला सॉरी डिसाइल के, बट वो लिख नहीं रहे। इसके आगे भी, बट वो प्रैक्टिकल के लिए। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास क्वार्टाइल का मीनिंग आया, तो तुम लोग ना ये इसके सेंटेंस बना के लिख देना। पहले का सेंटेंस कैसे बनाओगे, क्वार्टाइल डिवाइड्स आवर सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, डिसाइल in the 10 parts and percentile in 100 equal parts. So quartile can be represented with the word of Q, decile can be represented with the word of D, percentile can be represented with the word of Q. So in case of quartile there are 3 quartiles, Q1, Q2, Q3. In case of decile there are 9 quartiles ranging from the D1 to D9. In percentile there are 99 percentiles which are ranges from the P1 to P99. In case of quartile, Q2 represent the median, in decile D5 represent the median, and percentile में P50 is equal to median, and these are equal to Q1, Q2 and Q3। ऐसे लिख दिया। तुम्हारे पास दो नंबर के अगर मीनिंग आए तो मीनिंग की थ्योरी होगी कवर कि क्या क्या लिखना है, ये भी अपन ने समरी चार्ट में लिख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें प्रैक्टिकल लिखना पड़ा कि जी फॉर्मूलाज क्या है, किसको कैलकुलेट करने के, तो फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका भी बिल्कुल ऐसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं। इसी को आगे अगर तुम्हारा पेज खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज पे बना लो, अगर चल रहा है तो हाफ पेज पे बस हमें 2 या हार्डली 5 से 6 लाइनें चाहिए। हो गया ये वाला नोट सबका, तो 6 लाइनों में भी तुम्हारा काम चल जाना है। अब बात करते हैं यहां पे इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में डिसाइल, क्वार्टाइल वगैरह निकालने की। इंडिविजुअल एंड अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो यहां पे क्वार्टाइल में तुम लोग क्या करो, n+1 डिवाइड बाई 4, इसको तुम लोग डिसाइल की वैल्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ डिसाइल। जैसे ये तुम्हारे पास सॉरी क्वार्टाइल था, वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल। जैसे अगर तुम्हें 3 क्वार्टाइल निकालने होते हैं, 3 निकालने हैं, तो पहला निकालने तो n1 प्लस डिवाइड बाई 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। D2 निकालना होगा तो Q2 निकालना होगा तो 2 से, Q3 निकालना होगा तो 3 से। तो यहां पे वैल्यू Q की कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, जो भी हो इससे मल्टीप्लाई कर देना। यहां पे कैसे निकालोगे, n+1 डिवाइड बाई 10 इंटू वैल्यू ऑफ डिसाइल। अब डिसाइल की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 to 9, जो हो उससे मल्टीप्लाई कर देना। वो वैल्यू का साइज तुम्हारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, या क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल जो भी निकालना अपन ने। यहां पे क्या करना है, n+1 डिवाइड बाई 100 इंटू वैल्यू ऑफ परसेंटाइल। अब ये कहां से कहां तक होगी, 1 to 99 से। हो गई। उसके बाद तुम्हारे पास है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे 2 स्टेप होंगे। पहले तो हमें वैल्यू सिलेक्ट करने की कौन सी वैल्यू देखनी है, तो इसमें यहां पे हमारे पास क्या होगा,
n/4 इंटू वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल, n/4 इंटू वैल्यू ऑफ डिसाइल, सॉरी n/4 नहीं n/10, n/100 इंटू पहले तो तुम लोग रेंज ढूंढ लो कि कौन सी रेंज तुम्हारा मीडियन या परसेंटाइल क्वार्टाइल बन सकता है, उसके बाद वो बड़े वाला फॉर्मूला लगा दो। वो बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा कैसे, यहां पे तुम्हारे पास क्या होगा, L1 प्लस वैल्यू इंटू n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई, L1 प्लस v इंटू n/10 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू आई, L1 प्लस v इंटू n/100 माइनस CF अपॉन में F इंटू आई। इसके बाद ये हो गया खत्म। हो गया यहाँ तक। अब देखो इसके इलस्ट्रेशंस, बस इसमें इतना सा काम करना था, अब इसको समझने वाला प्रोसेस है। तो जहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है, फॉर्मूलाज खत्म हो रहे हैं, वहाँ पे एक इलस्ट्रेशन तुम्हारे पास दी हुई है, टेबल ऑफ पार्टीशनल वैल्यूज दिया हुआ है, और उसके बाद एक इलस्ट्रेशन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट Q1 Q3 D5 P25। मतलब एक सीरीज में तुम्हें सारी की सारी वैल्यूज ढूंढनी है। तो इसको करो स्टार मार्क, इस इलस्ट्रेशन को। जैसे कल तुम्हारे पास वो क्वेश्चन आया था ना, बड़ा जबरदस्त था, पता चला वो तुम्हारी बुक में से कहां पे था, जिसमें हिस्टोग्राम बनाना, पॉलीगॉन बनाना है और पॉलीगॉन कर्व भी। तुम्हारी बुक की सेकंड इलस्ट्रेशन थी, मिसलेनियस इलस्ट्रेशन में से सेकंड या थर्ड। तो एक ही चीज पे सारी चीजें बनानी थी, तो तीनों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो वैसे ही वो जो कॉम्प्रिहेंसिव है ना, वैसे ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है जिसमें तुम्हारे तीनों ही आ गए। तो देखो सीरीज कौन सी है, पहले तो उसको पहचानो। इंडिविजुअल सीरीज है, कितने नंबर दिए अपने को टोटल, 2 4 6 8 10 11 नंबर दिए। इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। सबसे छोटा नंबर 15, फिर उसके बाद 21 26 30, तो जी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया अपने पास। साथ में लिख दिए सीरीज नंबर और x लिख दिया अपने पास वेरिएबल। ठीक है, मीडियन ढूंढना हो तो कैसे ढूंढते, मीडियन ढूंढना होता है इस इंडिविजुअल सीरीज का, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, तो जो सिक्स्थ वैल्यू है वो हमारा आ गया मीडियन। तो सिक्स्थ वैल्यू कौन सी थी, 45, तो ये तो हो गया मीडियन अपना। बट क्वेश्चन ने बोला कि हमें मीडियन नहीं चाहिए, हमें तो Q1 चाहिए। अब Q1 कैसे निकलेगा वहां पे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, अब 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइड बाई 4 3, सो थर्ड वैल्यू जो है वो हमारा Q1 है। तो जो थर्ड वैल्यू अपने पास 26 जो है वो हमारे केक को या हमारी सीरीज को 25 से मतलब पहला कट लगाता है। पहला कट लगाएगा तो इससे और इससे लोअर वाली वैल्यूज का पोर्शन कितना है, 25%। इससे जो बाद वाली वैल्यूज है उनका 75%। क्लियर। उसके बाद तुम्हारे पास कहते हैं कि Q3 निकालो। Q3 कैसे निकालोगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 4,
ये कैलकुलेट करके उसको 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो n+1 अपने पास 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाय 4 3, 3 3 इंटू 3, सो 3 3 जा 9, 9th जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गया, Q3 आ गया, तो ये आ गया जी 60। उसके बाद D5, D5 कैसे निकलेगा, n+1 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 11 और 1 12, अब 12 डिवाइड बाय 10 1.2 आ गया। अब यहां पे एक मसला है, सो नहीं, हाँ यहाँ पे तो अगर D1 निकालना होता तब मसला आ गया था अपने पास, यहाँ पे तो 5 6 हो गया, तो D5 में तो कोई झंझट नहीं है, बट अगर D1 निकालना होता तब क्या करते, फ्रैक्शनल आ जाता। आगे हिट एंड ट्रायल मेथड आएगा एक आधे में बाई चांस, वैसे शायद तुम्हारे पास ऐसा सम आने की उम्मीद कम है, तुम्हारे पास फ्रैक्शन आएगा नहीं, अगर आएगा तो वाला स्टार मार्क करना है इलस्ट्रेशन, ठीक है। सो अभी तो इसमें तुम्हारा D5 क्या हो गया, सॉल्व हो गया ना, इसके नीचे वाली है सर परसेंटेज, तो देखते हो, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो जो 6th वैल्यू है वो तुम्हारी क्या होगी, D5। अब D5 अपने पास कितना आ रहा है, 45। अभी अपन ने ऊपर थ्योरी में कब कैप्चर किया, D5 इज इक्वल टू मीडियन। अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछता कि बिना कैलकुलेट किए मीडियन बताओ, तो D5 इज इक्वल टू मीडियन, तो ये जो तुम्हारे पास अभी वैल्यू आई है यही क्या है, मीडियन की वैल्यू भी है। उसके बाद आ जाए तुम्हारे पास P25 निकालो, P25 कैसे निकलेगा, n+1 डिवाइड बाय 100, n हुए 11, 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाय सॉरी प्लस तो अपने पास 12, 12 डिवाइड बाय 100 1, ये आएगा 0.12, 0.12 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 25 के साथ, तो 0.12 और 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, फ्रैक्शनल आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, नहीं 3 आ गया शायद, 3 आ गया पूरा पूरा यहाँ पे भी। तो थर्ड वैल्यू तुम्हारी क्या बन गया, P25, ठीक है। सो बन गया 26th वैल्यू ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंसिव विदाउट फ्रैक्शन वाला। अब फ्रैक्शन वाला ढूंढो एक में, अगले वाले में फ्रैक्शन आया कि नहीं आया। इसके बाद है Q1 Q3 D6 P85, Q1 में, हाँ सो Q1 में, तो इसको भी करो स्टार मार्क। ये सारे की सारी तुम्हारे पास आ गई फ्रैक्शन वाली। तो इधर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शंस। अब पहली बात तो ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्या डिस्क्रीट और इंडिविजुअल के रूल यहां पे सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है। तो डिस्क्रीट में बट फ्रैक्शन शायद तक तंग ना करे, क्योंकि वो किसी न किसी बीच के वैल्यू में आ जाता है, तो कोई शायद झंझट वाली बात नहीं है। Q1 कैसे निकलेगा, n+1 डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो n कितने हमारे पास टोटल यहाँ पे 49, 41 में एक ऐड करा 50, 50 को डिवाइड बाय करा 4 से, तो अपने पास आ गए 12.5। अब 12.5 मतलब क्या मान लोगे तुम लोग, अपने पास 12.5 किसके बीच फॉल कर रहा है, 12 और 24 के बीच, तो बड़ी वैल्यू 24, 24 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 13, तो अपना मीडियन क्या आ गया, सॉरी क्वार्टाइल 13। उसके बाद ये याद है हिंदी में लिखवाया था तुम्हारे पास, तुम्हारे पास आ गया 12.5, 12.5 बताओ किस किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच फॉल करता है, 12 और 24, 12 या 24, 24 उठानी है बड़ी वैल्यू, 24 के सामने फ्रीक्वेंसी के बाद कौन सा पड़ा हुआ वैल्यू नंबर 13, तो ये 13 तुम्हारा बन गया क्वार्टाइल 1। उसके बाद Q3 जब निकाला 49 + 1 50, 50 डिवाइड बाय 4 12.5, 12.5 को मल्टीप्लाई करा किसके साथ, 3 के साथ, तो आ गया 37.5। अब 37.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ढूंढो किसके बीच फॉल करता है, 41। अब बड़ा कौन सा 41, 41 के सामने नंबर कौन सा, ये आ गया 15, ठीक है। फिर तुम्हारे पास D6 P85 ऐसे ही निकाले होंगे, क्लियर हो गया ये वाला बात। तो ये होगी डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व करना है, पहले इंडिविजुअल फिर डिस्क्रीट। अब आ गया कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में पहले वही बात कि रेंज लिख लो 0 to 1, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये कर लिया जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो भी लिख दी, क्या निकाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, Z का साइन याद है, पहले वाली का तो सेम लिख दो, उसके बाद Z एडिशन कर करके तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। वो कहता है जी Q1 निकालो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना, तो n+1 डिवाइड बाय 4 नहीं होगा,
n डिवाइड बाय सीधा किससे डिवाइड करना है, अगर क्वार्टाइल है तो 4 से, अगर डिसाइल है तो 10 से, अगर परसेंटाइल है तो 100 से। पहला तुमने निकालना है Q1, तो Q1 में n डिवाइड बाय 4, 160 टोटल n है, इसको 4 से डिवाइड करो तो 40th आइटम। अब 40th आइटम किसके बीच फॉल कर रही है, 22 और 60 के बीच में, तो 60 के सामने कौन सी रेंज है, 10 to 20। हमारा आंसर तो आया ही नहीं है जी, 10 to 20 तो आंसर नहीं है, रेंज सिलेक्ट होगी। अब 10 to 20 के बीच में एग्जैक्ट आंसर कितना है, उसके लिए क्या लगाओगे, फॉर्मूला। तो जब मैंने यहां पे तुम्हें प्रैक्टिकल ये लिखवाए, तो इस वाले बॉक्स का क्या पर्पज है, पहले तुम लोग क्वार्टाइल में ये लगा के वैल्यू ढूंढ लो। अब टोटल यहाँ पे n कितना है, 160 को डिवाइड करें किसके साथ, 4 के साथ, तो 40th वैल्यू तुम्हारा जो है वो आंसर बन सकती है। पहले पता करो 40th है किधर, 40th फॉल कर रही है 22 और 60 के बीच में, तो 60 के सामने रेंज कितनी है, 10 to 20। अब 10 to 20 रेंज कभी भी आंसर नहीं होता, इसमें से एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा कि 10 या 11 या 12 या 13 कितनी, वो निकालने के लिए तुम्हें नीचे वाला फॉर्मूला क्या करना है, सॉल्व करना है। तो L मतलब लो रेंज कितनी, 10, ठीक है। फिर n था 160 डिवाइड बाय 4 इंटू क्वार्टाइल की वैल्यू कौन सी थी, 1, तो वो आ जाएगा 1 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी, 22। 60 और 22 के बीच में से अपन ने यहाँ पे निकाला था, तो उसमें से लोअर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो 38 है, वो 60 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी 38 और डिवाइड बाय 10, ठीक है। उसके बाद सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 38 हो गया। चेक करो फॉर्मूला ऐसे ही भरा हुआ है। उसके बाद Q3, सो Q3 भी उसी तरीके से सॉल्व करा हुआ है, और परसेंटाइल। तो ये थे तुम्हारे पास तीनों सीरीज में इनको सॉल्व करने के तरीके। अब यहां पे मैं एक बार क्लास होल्ड कर रहा हूं, तुम्हें एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं, वो सॉल्व करोगे। इधर लर्निंग बाय डूइंग तो मेरे को लगता है ही नहीं कुछ। इसके प्रैक्टिकल एसेंशियल में चल के देखो कि तुम्हारे पास इसका मेरे को लगता है कोई अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी नहीं है। कोई भी नहीं है तुम्हारे पास, कोई नेट से ढूंढ लेते हैं क्वेश्चन तो ये करना ही है। उतने तुम लोग जो मीडियन है, सो मीडियन का एक अनसॉल्व करना स्टार्ट करो, उतने तक मैं ये क्वेश्चन ढूंढता हूँ। तो इसमें तुम लोग मीडियन वाले में करोगे 10th क्वेश्चन अनसॉल्व। 10th क्वेश्चन तुम्हारे पास उल्टा दिया हुआ है, 25 to 30, 20 to 25। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, उल्टा करना, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। तो इसको करो सीधा करके सॉल्व करना स्टार्ट। अभी तुम लोगों के पास आई ये 2.25 वाली या ये वाली कंफ्यूजन। तो जैसे मैंने तुम लोगों को ये इलस्ट्रेशन दे दी, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आ गया, इधर 2.25 आइटम। अगर कभी भी लाइफ में ऐसा हो ना कि फ्रैक्शन आ जाए कि जो वैल्यू है 2.25, तो तुम लोग पहले तो इनको स्प्लिट कर लो, फ्रैक्शन अलग कर लो, फ्रैक्शन के बिना वाला नंबर अलग कर लो। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड प्लस, तुम लोग सेकेंड वैल्यू अलग उठा लो, जो सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस है उसको अलग उठा लो, ठीक है। सो सेकंड और उस थर्ड वैल्यू, उसके नेक्स्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है, सेकंड वैल्यू कितनी है, एंड
25 और 29 के डिफरेंट 4, तो 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से तुम्हें कोई भी फ्रैक्शन अगर इंडिविजुअल सीरीज में ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल करते हुए आ जाए तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट को सेल्फ सॉल्व करोगे, मैंने तुम्हें एक करवा के हिंट दे दिए कि कैसे करना उसको। तो ये सीरीज थी तुम्हारे पास, ठीक है। सो पहला तुम्हारे पास आ गया 26, दूसरा तुम लोग 6.75 वैल्यू आई, तो 6th वैल्यू उठा के 6th और 7th के डिफरेंस को 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 55.75। तो ये पता चल गया ये सम्स क्यों जरूरी थे, बाई चांस एग्जाम में आता तो सॉल्व नहीं होना था फिर। तो ये तुम्हारे पास अनसॉल्व करने का तरीका क्या आ गया कि अगर बाई चांस तुम्हारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाए तो तुमने ऐसे सॉल्व करना है। अब ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है ना सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में तंग करेगी, डिस्क्रीट में तंग नहीं करेगी। क्यों? वो 2 नंबर के बीच आ जाएगी और जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो वैल्यू होगी अपने को उठा के दे देनी है। तो डिस्क्रीट और उसमें पंगा नहीं है, बट पंगा है इसमें। तो तुम्हारे पास कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आए तो उसको इंडिविजुअल सीरीज में इस तरीके से सॉल्व करना। बात क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे पास सॉल्व करने का एक और तरीका। तो इसमें प्रैक्टिकल जितने भी अपने पचड़े थे वो अपने सॉल्व कर लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट मोड। तो सेकंड टॉपिक इतना ही था। तुमने सेकंड टॉपिक में थ्योरी भी देख ली कि अगर तुम्हारे पास परसेंटाइल, डिसाइल या फिर क्वार्टाइल का मीनिंग पूछ लिया वो कैसे लिखोगे 4-4 सेंटेंस में। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल पूछ लिए तो हम लोग वो कैसे करेंगे वो भी देख लिया। और उसके बाद ये जो फ्रैक्शन वाला पंगा अगर आ गया तो भी अपनी बुक में के बाहर से अपने सम देख लिया। पूरा 100% कंप्लीशन इधर हो गया। अब आ जाओ थर्ड टॉपिक जो अपना लास्ट है इसका, मोड। कि जी मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोड बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि अगर तुम्हारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तुम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो। जो भी नंबर एक सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया वो क्या है? मोड है। तुम्हारे 5 सब्जेक्ट में नंबर ऐसे आए हैं 50, 60, 60, 60, 70। क्यों? 3 बार आए।
क्लियर। सो ये चीज होगी। अगर मान लो कि तुम्हारे पास दो दो वैल्यूज ज्यादा बार आ रही हो, फिर टाई हो जाएगा, ठीक है। सो फिर दोनों के बीच में अपन बोलेंगे जी टाई हो। तो मोड इसीलिए अपन बोलेंगे कि एक बेस्ट एवरेज निकालने का तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कई बार टाई हो गया, दूसरा जो नंबर ज्यादा बार आ रहा है एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से डिफरेंस पड़ेगा वगैरह वगैरह ये चीजें। तो पढ़ते हैं मोड के बारे में क्या लिखा हुआ है। सो मोड, सबसे पहले थ्योरी पैरा, मोड इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। मोड एक और इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हिसाब से आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हो। चैप्टर नंबर 9 और 10 में क्या निकालना सीख रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के मेथड कितने, 3, मीन हो गया, मीडियन हो गया, पार्टीशन वैल्यूज होगी, अब आया मोड। कहते हैं ये भी एक तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का। इट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। वर्ड अंडरलाइन करो, वैल्यू। दूसरा अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वो हमारे पास बोलेंगे हम लोग कि ये मोडाल है। इसको दूसरा नाम बोला जाता है मोडाल। सो दैट इज मोडाल वैल्यू हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। फॉर एग्जांपल, इफ आउट ऑफ 100 स्टूडेंट इन ए क्लास 70 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड देयर एज इज 15 ईयर, इट इज द मोडाल एज ऑफ द स्टूडेंट वुड बी 15 ईयर। कहते हैं एक क्लास में लगा लो 100 बच्चे, 100 बच्चों में से 70 बच्चों की उम्र 15-15 साल है, बाकी कोई इससे कम है, इससे ज्यादा है। तो मान लो कि बाकी 30 बच्चों की एज भी सेम है, किसी की 16, 17, कुछ मर्जी इमेजिन कर लो, बट 70 बच्चों की क्या है, सेम है ना। तो 70 बच्चों की अगर सेम है तो 30 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यही मोड हो गया हमारा। सो द वर्ड मोड इज डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, इसको अंडरलाइन करो, फ्रेंच वर्ड ला मोड। तो ये जो मोड वर्ड है ये आया कहां से, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज से आया, फ्रेंच वर्ड है जिसका जो ओरिजिनल वर्ड था वो था ला मोड, विच मीन्स ए थिंग इन वोग्यू और फैशन, जिसका मतलब होता है कि जो चीज फैशन में है, ठीक है। सो इन स्टैटिक्स इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z। तो इनको अंडरलाइन कर लो, लेटर Z। तो लेटर Z से मोड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद आता है कि अगर मान लो कि तुम्हें मोड निकालना है तो तुम लोग अलग अलग स्टैटिस्टिकल सीरीज में कैसे कैसे मोड निकाल लोगे। मोड इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज और डेटा। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकाल लोगे, इसको डबल स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ना, ये और इसके अगले वाला आया तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, उसको एग्जाम डे में भी ना रिपीट करना पड़ेगा सारा A to Z जो यहां पे दिया हुआ। कहते हैं कि मोड, अगर इंडिविजुअल सीरीज से मोड निकालना है फिर तो सौखा काम है। सौखे में एक तो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब ऐसे करो, सीरीज को पड़ी रहने दो। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास अगर कोई सम आ गया, मैंने यहाँ पे तुम्हें कोई 10-12 वैल्यूज दे दी, ये वाली, इसको एक बार के लिए ये जो मैंने साइज दिया हुआ है ना, इसको साइज को 20 से लेके 55 तक, इसको तुम लोग इंडिविजुअल सीरीज मान लो। इंस्पेक्शन का मतलब इसको ऐसे पड़ी रहने दो और देखो कि कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, और देख के बता दो। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोड। एक है कि उसको पहले किस सीरीज में कन्वर्ट करो, डिस्क्रीट सीरीज में। अगर तुम्हारे पास ऐसे ही 10-12 नंबर दिया हो तो उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 में हो गया था। वो कैसे, जो जो नंबर है वहां पे सीरीज में वो लिख लो, उसके सामने टैली बार लगाते जाओ, टैली बार लगा के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेना, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वही तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, मोड बन जाना है। क्लियर। तो पहला देखो इंस्पेक्शन मेथड है और दूसरा कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब मोड बाय इंस्पेक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इन्वॉल्व जस्ट एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज, वन इज टू सिंप्लीफाई आइडेंटिफाई द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, सच ए वैल्यू इज कॉल्ड मोड। कहते हैं ये सबसे इजी मेथड है, इसमें बस तुम्हें क्या करना है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब बस आंखों से देखो कि जी कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है। नीचे एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, उसमें एज दी हुई है हमें 15 बच्चों की, 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22, 22। कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है, 22 4 बार आ गया ना। कहते कि इसको तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो। 17 आया 2 बार, 18 आया 2 बार, 19 1 बार, 20 2 बार, 21 2 बार, 22 आ गया जी 4 बार। पता लग गया जी कौन सा मोड है, 22। ठीक है। सो ये था हमारे पास मोड निकालने का बाय इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा आता है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब ये कैसे सॉल्व करना है, व्हेन द नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज इज वेरी लार्ज, इसको अंडरलाइन करो। अगर मान लो कि सीरीज में 100-200 वैल्यूज हो, 500 वैल्यूज हो, 600 वैल्यू, तब सॉल्व कर दोगे इंस्पेक्शन मेथड से? नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब पहले उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। सो इंस्पेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मोड बिकम वेरी डिफिकल्ट। तुम्हें एक एमसीक्यू आ सकता है कि कब इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा, व्हेन द इंडिविजुअल सीरीज डेटा इज वेरी
लार्ज, तब इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, सो फाइंडिंग आउट मोड बिकम वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल। तो मेथड जो है वो लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंस्पेक्शन अगर डेटा बड़ा लार्ज है अपने पास इंडिविजुअल सीरीज का। इन सच केसेस इंडिविजुअल सीरीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। द मोड इज देन आइडेंटिफाइड एज द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। वर्ड अंडर करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपन इंडिविजुअल सीरीज को फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे, जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी उसी नंबर को अपन क्या बोल देंगे, मोड वैल्यू बोल देंगे जी। यहां पे तुम्हें इलस्ट्रेशन दी हुई है, डेथ रेट दिया हुआ है और डेथ रेट का डेटा दिया हुआ है। टोटल आइटम यहां पे कितनी है, 14 आइटम्स है। तो इसमें कुछ आइटम्स रिपीट हो रही हैं, इन्होंने क्या करा, इसको फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करा होगा पता लगा, टैली बार्स लगाए होंगे। 10.4 सबसे छोटी वैल्यू है, 11.3 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। 10.4 से लिखना स्टार्ट करा, 10.5, 10.6, 10.7 जो भी आ रहा है वो लिखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी जिसकी बनी टैली बार लगा के देख लिया जी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बन रही है 10.6 की, वो 5 बार आ रहा है सीरीज में। तो इंस्पेक्शन मेथड से वैसे इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, बट अगर वैल्यूज ज्यादा है तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दो मेथड पता लगे मोड निकालने के इंडिविजुअल सीरीज में, पहला इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा इंस्पेक्शन मेथड में असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो डेटा को, जो नंबर ज्यादा बार आ रहा है बस वो मोड हो गया। बट फ्रीक्वेंसी वाले सीरीज में, डिस्क्रीट में, तो तुम लोग इंडिविजुअल को अगर डिस्क्रीट में कन्वर्ट करोगे तो जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके सामने वाला वेरिएबल ही तुम्हारा क्या बन गया, मोड वैल्यू बन गया। अब आता है जी सबसे डेंजरस, इस वाले पेज को करो पहले तो फोल्ड, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि पूरे सिलेबस में 3 चीजें क्रैम वाली हैं। पहले 2 पे तुम लोग पेज फोल्ड कर चुके हो, 2 जगह पे ऑलरेडी पेज फोल्डेड है तुम्हारी बुक के। अब ये आई तीसरी जगह, ये वाला मेथड तुम्हें एग्जाम वाले दिन, बिल्कुल डिट्टो एग्जाम वाले दिन, चाहे किसी का ये भी फंडा हो कि जी मैं तो एग्जाम वाले दिन बुक ही नहीं उठा के देखता, टेंशन हो जाती है, उसने भी ये वाला फंडा उठाना है। क्योंकि बाई चांस ये आया, ये तुम्हारा 6 to 8 मार्क की वेटेज रखेगा, और 2 टेबल बना के तुम्हारे डिट्टो बड़े आराम से 6 to 8 मार्क्स आ जाने हैं। ठीक, अब देखो इसमें करना क्या, कहता क्लासिफिकेशन कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज। अगर फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज हुई तब आप लोग वहां पे 2 मेथड लगा के क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो अपने पास क्या चीज, मोड। पहला कौन सा, इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। इस ग्रुपिंग मेथड को अंडरलाइन करो, मेन झंझट इसी ग्रुपिंग वाले के, ग्रुप बनाने आने कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। As in case of individual series, inspection method is sometimes used for the calculation of mode in discrete frequency series as well. कहते हैं जैसा आपने इंस्पेक्शन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में लगाया था ना, वैसा ही किसमें लग सकता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी लग सकता है। सो एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज वुड शो द मोड और द वैल्यू दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब अंडरलाइन करो यहाँ पे फिर वही बात, फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसीज दी होती है, जिस भी नंबर के सामने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पड़ी है। मतलब तुम लोग क्या करो, यहाँ पे जैसे जो तुम्हें स्क्रीन पे डेटा दिख रहा है, यहाँ पे मैंने तुम्हें साइज भी बताए थे लर्निंग बाय डूइंग वाले का फर्स्ट सम था, और फ्रीक्वेंसी भी बताई थी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 33 वाले की। तो 33 के सामने वेरिएबल कौन सा है, 30। तो 30 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ये अपन ने किससे निकाला है, इंस्पेक्शन मेथड से। बट कहते कि जी यहाँ पे तुम्हारे पास जो डेटा है वो क्या है, सीरीज आर रेगुलर एंड होमोजेनियस। एक वर्ड अंडरलाइन करो, प्रोवाइडेड दैट सीरीज आर रेगुलर एंड होमोजेनियस। जो सीरीज है वो क्या है, रेगुलर है या फिर होमोजीनियस है। सो रेगुलर का मतलब होता है जी उसमें जो क्लास इंटरवल वगैरह हैं वो सारे सेम पैटर्न पे हैं, डेटा सेम पैटर्न पे। तो और जो डेटा है वो क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल या सिमिलर या सेम, ठीक है। बट अगर मान लो कि सीरीज रेगुलर नहीं है, सीरीज के कंटेंट रेगुलर नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं है, तब आप लोग ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। फिर कौन सा मेथड लगाओ, ग्रुपिंग मेथड। सो अब आ जाते जी नेक्स्ट वाले में, grouping method. In the case of discrete frequency distribution, inspection method is possible only when there is regularity and homogeneity in the series. कहते हैं जब डाटा रेगुलर होगा और होमोजीनियट होगा तब हम लोग कौन से मेथड लगा सकते हैं, इंस्पेक्शन लगा सकते हैं। कब कब इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा, अगर डाटा या तो रेगुलर नहीं है या फिर होमोजीनियस नहीं है, तब हमारे पास कौन सी सीरीज मेथड लगेगा, ग्रुपिंग मेथड लगेगा जी। However, the series may be sometime not be regular or homogeneous. More than one value may command the highest frequency in the series. In such a case, grouping method of the calculation of mode is used. The method involve the construction of a grouping table and analysis table. इसमें 2 स्टेप लिखो, ये हालांकि हाईलाइट किए हुए हैं, फिर भी इनको अंडरलाइन करो। कहते हैं जब आप लोग ग्रुपिंग मेथड लगाओगे ना, जब डाटा रेगुलर या होमोजेनियस नहीं होगा, तो आपको 2 चीजें करनी है, 2 टेबल बनानी है। एक तो
ग्रुपिंग टेबल और दूसरा एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग टेबल बनाना सबसे कॉम्प्लेक्स काम है। ग्रुपिंग टेबल एन इलस्ट्रेशन बिलो एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ मोड यूजिंग द ग्रुपिंग टेक्निक। कहते नीचे हम लोग आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, उसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर देखना है कि आपको समझ आई कि नहीं। तो देखो कि अपने पास कुछ साइज दिए हुए हैं। साइज कितना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 से लेके 1 तक। क्लियर? 2 से लेके 13 तक हमारे पास कुछ साइजेस हैं। ये हमारा क्या हो गया? क्या ये वेरिएबल है? बिल्कुल जी। साइजेस क्या हो गए? वेरिएबल x। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f। ठीक है, अब यहां पे करनी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में आ जाओ अगले पेज पे। पहले तो उसको साइज और फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख लिया? 2 कॉलम में लिख लिया। पहले में क्या लिखा? साइज मतलब वेरिएबल, दूसरे में उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर देखो टोटल कितने कॉलम बनाए? तो टोटल 2 4 5 5 एक्स्ट्रा बना दिए। साइज के अलावा 5 अलग हो गए। टोटल तो हो गए जी 7। 7 में से अगर वेरिएबल का निकाल दिया जाए तो 6 हो गए। 6 में से पहला तुम्हें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो और कितने ऐड करने हैं? मतलब 5। जितने क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2, एक वेरिएबल और एक फ्रीक्वेंसी के अलावा 5 कॉलम ऐड करने हैं। इन 5 में करना क्या है? इन 5 में हमें पता क्या करना है? कुछ जोड़े बना बना के फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना है। जैसे हमें ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 8 10 12 16 14 10 8 17 5 4 1, हमें ये तो एक एक नंबर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। पहले दोनों नंबर की बताओ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 11 अगले 2 की 2 के जोड़े बना के देख ली। पहले तो तुमने पहले और दूसरे का जोड़ा बनाया, अब दूसरे और तीसरे का जोड़ा बनाओ। वो पता लग गया कैसे आ गया? अब ये तुमने बनाए 2 के जोड़े। ठीक है, टोटल कितने जोड़े बनाए? 2 के। एक पहले और दूसरे का और एक दूसरे और तीसरे से लेके लगातार। अब बनाओ तीसरे 3 जोड़े। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड का, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ का, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ का। ठीक है, ऐसे करके अब 3 जोड़े बनाने। तो वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल दी। कैसे कैसे पता लग गया? अब क्या करो, 6 के 6 जो तुम्हारे ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम है ना, इसमें जहां जहां पे भी हाईएस्ट नंबर आए हैं उनको सर्कल कर लो। उन्होंने क्या करा? उसको हाईएस्ट सर्कल कर दिया। अब वहां पे उन्होंने देखा नीचे एक साइज ऑफ कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बनाया। अब जो कॉलम 6 तुमने वहां पे क्या बनाए थे? फ्रीक्वेंसी वाले, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले हॉरिजॉन्टल बनाए थे, वो यहां पे क्या बना दो? वर्टिकल कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब तुम लोग देखो कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है, पहले वाले में कितना नंबर हाईएस्ट आ रहा है? 17। 17 किस नंबर की फ्रीक्वेंसी है? 10 की। तो 10 के सामने जाके एक टिक लगा दो। लगा दी। उसके बाद उसने क्या करा हुआ है? नेक्स्ट सेकंड कॉलम में आया ऊपर। सेकंड कॉलम में कितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? 30। अब 30 किन किन 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी को मिला के बनी है? 6 और 7। एक टिक 6 के सामने लगा दी, एक 7 के सामने लगा दी। दिखा 2 में। फिर थर्ड वाले में कॉलम में ऊपर जो पहला टेबल है उसमें थर्ड में हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है? 28। 28 नंबर किस किस को जोड़ के बना है? 12 और 16 वाली फ्रीक्वेंसी, 5th और 6th, उसके सामने एक एक क्या लगा दी? टिक। इस तरीके से टिक्स लगानी है। उसके बाद ये देखना है कि किस नंबर के सामने मैक्सिमम टिक लग रही है। 2 के सामने और 3 के सामने कोई टिक नहीं है। 4 के सामने 1, 5 के सामने 3, 6 के सामने 5, 7 के सामने 3। सबसे ज्यादा टिक किसके सामने लगी है? 6 के सामने। तो जो 6 है वो तुम्हारा क्या हो गया? मोड हो गया ना। अब चेक करो कि क्या एक्चुअल में ये 6 मोड बन रहा था फ्रीक्वेंसी के हिसाब से? ना, इंस्पेक्शन के हिसाब से तो 10 बन रहा था, बट ये नहीं है, तो कोई और है। अब वो कैसे है? क्योंकि ना यहां पे तुम्हारे पास जो पहली फ्रीक्वेंसी मतलब वो 17 होगी, बाकी 1 है, तो मतलब सारे नंबर में बड़ी वेरिएबिलिटी है। तो यहां पे तुम लोग कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं तो उनको टच मत करो, ग्रुपिंग मेथड लगाओ। ये चीज क्लियर हुई? अब देखो कि तुम्हारे पास इसका प्रैक्टिकल एसेंशियल है, सो करके समझते हैं इसको। लर्निंग बाय डूइंग में इसके सम दिए हुए हैं। इसी के बाद एक लर्निंग बाय डूइंग वाला पेज है।
तो उसमें तुम्हारे पास दिया हुआ वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग में, ये जहां पे मैंने तुम्हें इलिस्ट्रेशन करवाया बिल्कुल उसके बाद एक लर्निंग बाय डूइंग में 2 सम है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे पास जो दूसरे वाला है जिसमें 50 स्टूडेंट्स का गिवन बिलो कैलकुलेट मोड दिया हुआ है, एक्चुअल में उन्होंने आंसर किसके हिसाब से निकाला है, इंस्पेक्शन मेथड के हिसाब से। डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में उन्होंने इंस्पेक्शन मेथड के हिसाब से आंसर निकाल दिया। कहते हैं जी पता ही लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 ज्यादा है, अब 20 के सामने कौन सा नंबर है 50, उन्होंने क्या निकाल दिया, मोड निकाल दिया। अब इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं कि क्या दूसरे मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, और तुम्हें उससे पूरे स्टेप्स पता लगने हैं, बिल्कुल नोट भी करना है। और साथ के साथ ये जो वीडियो है ये याद रखोगे कि ये तुम्हारे पास रिकॉर्डेड हो रही है, और रिकॉर्डेड होके कल को तुमने यही वाला सॉल्यूशन दोबारा से देख लेना, फिर तुम्हें समझ आ जाए एग्जाम टाइम पे। अगर खुद याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ये वीडियो दोबारा से देख लोगे, ये लिंक तुम्हारे पास प्रोवाइडेड रहेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग का पेज नंबर है अपने पास 301 मेरी बुक का। और ये ग्रुपिंग मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने का तरीका सीख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो कितने कॉलम बनाने, पहला टेबल अपन ने बनाना है ग्रुपिंग टेबल, टोटल बनेंगे 7। नंबर है अपने पास 2 4 6। ये पहले का जोड़े के लिए और ये 2 2 के लिए, यहाँ पे तुम लोग लिखोगे वेरिएबल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट कॉलम, फ्रीक्वेंसी थर्ड, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 6। यहाँ पे तुम्हारे नंबर आ गए 48 से लेके 53 तक, 48, 49, 50, 51, 52, 53। एक टेबल तो बनाना तुमने इस तरीके से, ठीक है। एक टेबल बनाना है इसका रिवर्स, वहां पे तुम लोग ये जो रोज बनाई है उधर कॉलम बना दोगे, और ये कॉलम बनाए हैं वो रोज बना दोगे, ठीक है। सो उसको अपन कौन सा टेबल नाम दे देंगे, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस वाले टेबल में कोई श्योरिटी नहीं कि 7 कॉलम ही बनेंगे, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। ये तो भी यहाँ पे नंबर 6 है तो इस वजह से 7 कॉलम बना के अपना काम चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला नंबर 48, 49, 50, 51, 52, 53, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी 6। बन गए दोनों टेबल। सो अब देखो फ्रीक्वेंसी वाले,
यहां पे तुम्हें क्या करना है, इस वाले में तो सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी लिखनी है एक ही जोड़े की, अगले दो कॉलम में दो दो जोड़ों की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, अगले तीन में तीन तीन जोड़ों की फ्रीक्वेंसी बना के लिखनी है। पहले वाले की तुम काम खत्म कर दो जो तुम्हारे बस बुक में दी हुई है, 4 10 20 11 3 2, 4 10 20 11 3 2, ठीक है। अब क्या करो, पहली और दूसरी का दो दो का वैल्यूज का जोड़ा बना के लिख दो। जैसे यहां पे क्या, किस चीज की वैल्यू का टोटल कर रहे हो, इन दोनों का, 4 + 10 = 14, तो दो दो के जोड़े बना के लिखते जाओ। 20 + 11 = 31, 3 + 2 = 5। अब ऐसे करो, पहली वैल्यू को छोड़ दो और दूसरी और तीसरी का जोड़ा बना के उसकी लिख दो फ्रीक्वेंसी। सो 10 + 20 = 30, फिर 11 + 3 = 14। लास्ट में एक बच गया, उसका जोड़ा नहीं बन सकता तो उसको इग्नोर कर दो। फिर तीन तीन की बनाओ, पहले तीन की कितनी बनेगी, 4 + 10 + 20, इसकी बन गई 34। नेक्स्ट वाले तीन की 11 + 3 + 2 = 16। अब पहले को छोड़ दो, उसके बाद वाले तीन की फ्रीक्वेंसी बना दो। 10 + 20 + 11 41, उसके बाद तीन का जोड़ा बन नहीं रहा, कैंसिल बात। फिर सिक्स्थ की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, 20 + 11 + 3, तो ये बन गया 34। ठीक है। अब क्या करना है कि इन 6 के 6 कॉलम में जो भी वैल्यू हाईएस्ट है उसको ढूंढ लो। इसमें तो वैल्यू ही एक है, जिसमें वैल्यू एक है उसमें तो कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं, वही सिलेक्ट कर लो। इसमें 34, इसमें 30, इसमें और इसमें, ठीक है। अब क्या करो, जो पहला बड़ा नंबर है 20, उसके सामने कौन सा नंबर है, 50 के सामने जाके फर्स्ट कॉलम के लिए एक टिक लगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में बड़ा नंबर कौन सा है, 31। ये 31 बने 20 और 11 से। 20 और 11 के सामने कौन कौन से नंबर है, 50 और 51, तो 50 और 51 के सामने एक एक जाके टिक लगा दो। अब तीसरा बड़ा नंबर 30, ये किससे बने, 10 और 20 से। इनके सामने कितने कितने नंबर है, 49 और 50, तो इसका टिक लगा दो, 49 और 50। उसके बाद 34 बने 4 10 20, मतलब पहले तीन नंबर 48 49 एंड 50। फिर 41, ये बना 3 से, 10 20 11, मतलब 49 50 51, 49 50 51। फिर 34 बने 20 11 एंड 3 से, 50 51 52। तो यहां पे टोटल कितनी टिक्स लगी हैं, 15। तो तुम्हारा मोड क्या आ गया, 50। तो इस तरीके से हमें ये सम क्या करना है, सॉल्व करना है। पता लग गया, ये है तुम्हारे पास ग्रुपिंग मेथड। तो पहली दूसरी बार, 2 बार तुमने कर लिए, तीसरी बार जब एक बारी वीडियो से देख लोगे तो तुम्हें तब पूरा याद हो जाना है। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं होता, तो फर्स्ट टाइम में ग्रैप्स हो जाए। फर्स्ट टाइम पेपर ने पूरा डिटेल में करा था, सेकंड टाइम फिर हो गया, अब इजी लग रहा है थोड़ा सा, थर्ड टाइम बिल्कुल ही इजी लग जाना है। तो ये हो गया जो तुम्हारे पास डिस्क्रीट सीरीज में। अब उसके बाद तक कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करो तुम लोग, कहते कि एक तो तुम्हारे पास वही 2 मेथड है, एक तो इंस्पेक्शन और दूसरा ग्रुपिंग। इंस्पेक्शन में क्या करो, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली रेंज देख लो, और उसके बाद रेंज में कौन सा फॉर्मूला लगा दो, ये वाला, Z = L1 + F1 - F0
2f1 माइनस f0 माइनस f2। अब ये f1 f0 f2 ये क्या है, ये ढूंढने वाली चीजें होगी हमारे पास। तो इंडिविजुअल सीरीज में तुम्हारे पास इंस्पेक्शन मेथड में इलस्ट्रेशन में आ जाओ। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी सीरीज में? 7 के सामने 20 to 30। अब 20 to 30 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कौन सी है? f1। उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0, उसके बाद वाली f2, और 7 के सामने जो वैल्यू है वो लोअर क्लास 20। बस मिल गया फॉर्मूला, देखो लगा के सॉल्व करना आया कि नहीं? क्या फॉर्मूला है? L1 प्लस f1 माइनस f0 फिर 2f1 माइनस f0 माइनस, ठीक है। अब सिंपल सी अगर बात याद करें तो इसको याद कैसे करना है इस फॉर्मूला को? अभी तो मोड का ही है, तो L1 इज इक्वल टू प्लस, पहला है तुम्हें क्या करना है, F1 में से ही माइनस करना है। क्या चीज? F1 में से। तो ऊपर तो F1 में से माइनस करना है, नीचे उसके दुगने में से, नीचे F1 के दुगने में से, ठीक है। ऊपर वाले में सिर्फ पुराने वाला F1 माइनस कर दो, इसके पहले वाला। नीचे वाले अब उसकी पावर डबल हो गई तो उसके सामने 2 बंदे लगा दो, कौन सा? मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो? तो जो तुम्हारे पास अब फॉर्मूला याद हुआ, ऊपर सिंपल F1 में से माइनस करना है, इकलौते F1 में से, नीचे डबल F1 में से। नीचे उसकी पावर डबल कर दी तो माइनस भी क्या कर दो, ठीक है। एक तरीके से ये हो गया कि जी एक बंदा अपने साथ के घर वालों को, पड़ोसियों को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, पड़ोसियों को चैलेंज कर रहा है। अब बंदा क्या कहे कि जी बंदा एक बिल्कुल नॉर्मल माइंडेड बंदा है, तो एक बंदा एक बंदे से लड़ेगा। तो ऊपर वाले पार्ट में तो बंदा क्या है, वो भी ड्रिंक ड्रूंक करके नहीं आया, बिना ड्रिंक के बोल रहा है, तो कितने पड़ोसियों को चैलेंज करेगा? एक कोई। जो पहले वाला है एक एक करके आ जाओ, तो पहले वाले को बुला रहा है कि ले पहले तू आ जाओ, F1 माइनस F0। नीचे बंदे ने थोड़ी सी चढ़ा ली है, अब उसकी पावर डबल हो गई है। अब दोनों पड़ोसियों को साथ में इकलौते बुला रहा है कि भाई दोनों ही आ जाओ, क्योंकि उसको लग रहा है अब मेरे पास पावर क्या होगी, डबल। पहला भी आ जाओ, दूसरा भी आ जाओ। सो 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू इंटरवल, ठीक है। सो ये था तुम्हारे पास फॉर्मूला मोड का। अगले वाले में तुम्हारे पास अब ग्रुपिंग में तुम्हारे पास क्या चीज है कि बस क्लास सिलेक्ट कर लो। अब क्लास वो उल्टे सीधे तरीके से सॉल्व करनी है, पहले ग्रुपिंग टेबल बनाओ, फिर क्या बनाओ, बस जहां पे तुमने यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में एक इंडिविजुअल नंबर लिखे थे ना, वहीं पे क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज आ जाएगी। अभी ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व करा, यहां पे 50 आ गया सीधा, अब यहां पे 52 क्या आएगा, 60। अब क्लास आएगी, ठीक है। तो क्लास आएगी तो तुमने लास्ट में ये फॉर्मूला लगा के उसको पूरा पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है। चेक करो जब उस नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन को वो ग्रुपिंग टेबल से सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग टेबल से सॉल्व करके देख लिया। फिर सबसे ज्यादा टिक्स किस में लग रहे हैं, 20 to 25 में। 20 to 25 के बाद यही फॉर्मूला क्या करा, लगा दिया, हो गया सॉल्व। तो ये था तुम्हारे पास पॉइंट ये निकालने का। अब इसमें तुम लोगों ने क्या करना है कि जो लर्निंग बाय डूइंग में तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 मिल गया ये क्वेश्चन। तो चलो ये इसका डाटा बड़ा है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लास इंटरवल जिसमें 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ये डेटा दिया हुआ। लर्निंग बाय डूइंग वाला बिल्कुल फर्स्ट वाला अभी सॉल्व करना है, जो ग्रुपिंग मेथड है उससे, उसके बाद छुट्टी तुम्हारी।